हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 12 जनवरी 2025 के करंट अफेयर कवर करेंगे। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहले कल के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मुगल अंपायर के टाइम पीरियड में यह कौन सा मुगल बादशाह था जिसके टाइम पे पेंटिंग्स अपने फुल ग्लोरी पर थी, मतलब जो चित्रकारी थी वो अपने चरम पर थी। तो इसका सही आंसर है, ये था जहांगीर। जहांगीर के टाइम पीरियड पे पेंटिंग्स अपने चरम पर थी। मुगल काल में सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स जो साक्ष्य मिलते हैं या फिर मुगल काल के जितने भी आर्किटेक्चर्स हैं वहाँ पर जितने भी मिलते हैं पेंटिंग के साक्ष्य, वो ऑलमोस्ट आप मान लीजिए 80% जहांगीर के टाइमलाइन से जुड़े हुए हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जहांगीर को भी पेंटिंग का खुद से भी बहुत शौक था। ये खुद से भी पेंटिंग बनाते थे और इसके अलावा इनके जो दरबारी थे उसमें भी पेंटर्स को सबसे ज़्यादा पे किया जाता था। उनकी सैलरी बहुत रखी जाती थी और स्पेशल डिमांड्स पर भी उनको दूर दराज में भी भेजा जाता था नई नई पेंटिंग्स बनाने के लिए, और बादशाह की पेंटिंग तो बनानी होती थी। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगल काल में आर्किटेक्चर अपने चरम पर कब था, मतलब बिल्डिंग्स का निर्माण सबसे बेहतर कब किया जा रहा था। तो ये शाहजहां का कार्यकाल कहा जाता है और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है क्योंकि शाहजहां के टाइम पे ताजमहल भी बना हुआ है, मोती मस्जिद बनी हुई है, नगीना मस्जिद भी शाहजहां ने ही बनाई। इसके अलावा तख्ते ताउस भी शाहजहां ने बनाया और दिल्ली का जो लाल किला है, रेड फोर्ट, ये भी शाहजहां ने ही बनाया। तो ये सारी चीज़ें शाहजहां के टाइम पीरियड पर बनी हुई हैं जो कि आज की डेट में भारत में सबसे नई आर्किटेक्चर के रूप में देखी जा सकती हैं। अब शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर, और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, जैसे मैंने आपका हिस्ट्री का परसों के दिन सुबह 10 बजे क्लास लेकर यूट्यूब पर पूरा हिस्ट्री का रिवीजन कराया था, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न के क्वेश्चन कराकर बैक टू बैक, उसी तरीके से आज सुबह 10 बजे मैं क्लास लेने जा रहा हूं। तो जिसको भी पॉलिटी पूरी रिवाइज करनी हो आ जाइएगा सुबह 10 बजे लाइव क्लास में। स्ट्रीम ऑलरेडी लगी हुई है, जाकर रिमाइंडर सेट कर लीजिए ताकि जैसे ही अगर आप भूल भी जाएं तो क्लास शुरू होने के बाद आपको नोटिफिकेशन चला जाए। सेम उसी तरीके से क्लास की पीडीएफ अगर आपको चाहिए हो तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। क्लास के बाद एनोटेशन पीडीएफ टेलीग्राम पर शेयर कर दी जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। हाल ही में लेबनान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसको चुना गया है? तो लेबनान के नए राष्ट्रपति बने हैं जोसेफ ऑन। कौन है ये? जोसेफ ऑन। और इस टाइम पर लेबनान के आर्मी कमांडर हैं ये। लेबनान में पिछले 2 सालों से ज़्यादा का समय हो चुका है जब कोई भी प्रेसिडेंट की पोस्ट पर नहीं था। लेबनान के जो राष्ट्रपति थे मिशेल ऑन थे पहले। इन्होंने ये रहा था करीब अक्टूबर 2022 का टाइम जब इन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो अब आप खुद ही समझ लीजिए 2 साल 3 महीने हो गए, तब से यहाँ पर डेडलॉक की कंडीशन चल रही थी। डेडलॉक का मतलब ये होता है कि निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा था। पार्लियामेंट में एक तो सरकार और दूसरी ऑपोजिशन की पार्टी, दोनों के बीच में डेडलॉक की कंडीशन बनी हुई थी और पूरे तरीके से कैंडिडेट फाइनलाइज ही नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब जाकर 2 साल 3 महीने के बाद जोसेफ ऑन को पूरे तरीके से बहुमत मिल गया है। 128 पार्लियामेंट वोटों में से इनको 99 वोट मिले हुए हैं, जिसकी वजह से क्लियर बहुमत है और अब ये यहाँ के राष्ट्रपति बन जाएंगे। साल 2017 में जोसेफ ऑन लेबनान की आर्मी के कमांडर बने थे, तब से अभी तक आर्मी के कमांडर की पोस्ट पर ही है ये। लेबनान की कैपिटल है बेरूत। ये कौन है? जो कि एक कंपनी है जिसका नाम है इक्वल। ठीक है, तो इक्वल कंपनी की एडवाइजरी बोर्ड में इनको चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये है जस्टिस BN श्रीकृष्ण। क्या नाम है? BN श्रीकृष्ण। ये सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज हैं और ये जो कंपनी है इक्वल, ये एक ऐसी कंपनी है जो कि आइडेंटिफिकेशन वेरीफाई करने का काम करती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए कि आप किसी प्राइवेट MNC में काम करने गए, ठीक है, तो आपने वहाँ पर इंटरव्यू दिया, आप सिलेक्ट हो गए, लेकिन केवल इतना ही काफ़ी नहीं होता है। वो कंपनी आपकी जो ID होती है उसको वेरीफाई पूरे तरीके से करती है। अगर आप भारतीय हैं तो भी वेरीफाई करेगी, या मान लीजिए आप भारत से किसी दूसरे देश में गए, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में जाकर आप कर रहे हैं, काम करना चाहते हैं, तो इसी तरीके से वहाँ की कोई फर्म आपकी जो ID है उसको पूरे तरीके से वेरीफाई करेगी। आपका बैकग्राउंड देखेगी कि आप किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड से तो नहीं है। इसके अलावा आपकी पूरी ज़िंदगी की जितनी भी कुंडली है वो सारी वो खंगाल लेते हैं। तो ये जो इक्वल फर्म है ये इसी तरीके की ID वेरिफिकेशन कंपनी है।
तो इसमें जो मैक्सिमम इसके एडवाइजरी बोर्ड में सदस्य होते हैं वो ज़्यादातर जस्टिस वगैरह ही होते हैं जो कि रिटायर्ड होते हैं। तो अब इसके चेयरपर्सन होंगे BN श्री कृष्ण। और इसके अलावा जैसे UIDAI हो गया, जिसके द्वारा आधार कार्ड भारत में बनाया जाता है, तो उसके जो CEO वगैरह होते हैं वो भी इसके मेंबर बनाए जाते हैं, क्योंकि ये ऐसे पर्सन्स होते हैं जिन्हें लॉ की नॉलेज होती है और साथ में ID वेरिफिकेशन के जितने भी लॉ एंड एक्ट हैं उन सभी को ये खुद भी अप्रूव कर सकते हैं। इस साल 2025 की मुंबई मैराथन का आयोजन होने जा रहा है और इस बार मुंबई मैराथन का 20वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। इसके राजदूत कौन बनाए गए हैं? तो इसको प्रमोट करने के लिए इसके एम्बेसडर बनाए गए हैं मो फराह। कौन है मो फराह? जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा नाम है। इनके नाम का अंदाज़ा आप ऐसे ही लगा सकते हैं कि इन्हें सर मो के नाम से भी जाना जाता है। अब इन्होंने ऐसा किया क्या है? ये 4 बार ओलंपिक चैंपियन रह चुके हैं। ठीक है, ये मैराथन रनर है। 4 बार तो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता हुआ है एंड अपार्ट फ्रॉम दिस 6 बार ये वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं। इतना ही नहीं, पूरे दुनिया में इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 5000 मीटर रेस में और 10,000 मीटर की जो मैराथन रेस होती है और साथ में ओलंपिक्स, ये तीनों टाइटल अपने नाम किए हुए हैं। 5000 मीटर में और 10,000 मीटर में वर्ल्ड चैंपियन टाइटल और ओलंपिक्स भी अपने नाम किए हुए हैं। तो इस टाइम पर ये दुनिया में इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास ये तीनों टाइटल हैं। इस बार की जो मुंबई मैराथन है ये आने वाले संडे को 19 जनवरी को होगी और इसकी शुरुआत छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से होगी। आपको पता है मैराथन में कितने किलोमीटर की दौड़ होती है? ये 42.195 किलोमीटर की दौड़ होती है। मतलब ऑन एन एवरेज आप बोल सकते हो 42 किलोमीटर प्लस 200 मीटर। ओके, वैसे जो मैराथन होती है ना वो और भी कई इवेंट में होती है। अगर आपको लगता है कि केवल मैराथन 42 किलोमीटर की होती है, ऐसा नहीं है। इसको फुल लेंथ मैराथन बोला जाता है। इसके अलावा हाफ लेंथ भी मैराथन होती है जो कि करीब 26 किलोमीटर की होती है। इसके अलावा 5000 मीटर की भी होती है और 10,000 मीटर की भी होती है। जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है P जयचंद्रन और ये प्लेबैक सिंगर थे। हाल ही में 80 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। इन्हें किसी और नाम से भी जाना जाता था, तो आप इनका नाम ध्यान रखें। इन्हें भव गायकन के नाम से भी जाना जाता था। बेसिकली ये केरल से बिलोंग करते थे, केरल के थ्रिसूर से, और इन्होंने अपने पूरे जीवन कार्यकाल में 16,000 से ज़्यादा गाने गाए हुए हैं। नाउ यू कैन इमेजिन। और ये जो गाने इन्होंने गाए हैं ये मल्टीपल लैंग्वेजेस में हैं। तमिल भाषा में भी गाए हैं, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी, इन सभी भाषाओं में इन्होंने ये गाने गाए हुए हैं। केरल सरकार की तरफ से केरल स्टेट फिल्म अवार्ड इनको 5 बार मिल चुका है। इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से नेशनल फिल्म अवार्ड से ये 1986 में सम्मानित किए गए थे और तमिलनाडु सरकार की तरफ से भी इनको फिल्म अवार्ड मिल चुका है 2 बार। और अभी बिल्कुल लेटेस्ट की अगर बात करें तो 2020 में इनको मलयालम सिनेमा के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान, जिसको बोलते हैं JC डेनियल अवार्ड, उससे भी सम्मानित किया गया था। ये कौन सा देश है जो कि इस बार की कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज की जो मीटिंग है उसको होस्ट करेगा? तो इस बार इसकी अध्यक्षता भारत को दी गई है। ये जो CSPOC है, CSPOC एक ऐसी कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें दुनिया भर के जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं वो सब हिस्सा लेते हैं। कॉमनवेल्थ कंट्रीज उन देशों को बोलते हैं जहां पर ब्रिटेन ने कभी ना कभी राज किया है। जैसे भारत एक कॉमनवेल्थ कंट्री है, बांग्लादेश भी कॉमनवेल्थ कंट्री है, ठीक है, और श्रीलंका भी कॉमनवेल्थ कंट्री है, कनाडा भी कॉमनवेल्थ कंट्री है। ये सभी वो देश हैं जहां पर कभी ना कभी ब्रिटेन का राज रहा है। और इस बार जो ये होने जा रही है CSPOC की मीटिंग, इसका मेन उद्देश्य होगा सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें दुनिया भर के आप 56 कंट्रीज मान लीजिए, हाँ 56 मेंबर कंट्रीज हैं इस टाइम पर कॉमनवेल्थ के जो कि हिस्सा लेते हैं। और हर बार एजेंडा अलग अलग रहता है, किसी ना किसी विषय पर बात करी जाती है और उसे प्रमोट किया जाता है। जैसे कि एनवायरनमेंट को लेकर भी मीटिंग हो चुकी हैं कई बार, और एयर पॉल्यूशन को लेकर स्पेशली भी हो चुकी हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स को लेकर, लेकिन इस बार टेक्नोलॉजी को लेकर यह मीटिंग आयोजित करी जा रही है। और टोटल अगर बात करी जाए तो इसकी शुरुआत CSPOC मीटिंग की 1969 में करी गई थी। तब से लेकर आज तक हर 2 सालों में यह मीटिंग एक बार आयोजित करी जाती है अलग अलग देशों में। इस बार इसका 28वां संस्करण आयोजित किया जाएगा।
ये कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिनके द्वारा एक एफएम चैनल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है कुंभवाणी? तो ऑब्वियस ही बात है, महाकुंभ कहाँ होने वाला है अब तो आपको पता ही है। लगभग 1-2 दिन में मेरी आपकी बात होती रहती है कुंभ को लेकर। तो ये हैं योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और इनके द्वारा एक नया एफएम चैनल लॉन्च किया गया है। और इसमें महाकुंभ की जब शुरुआत होगी उससे पहले से ही, महाकुंभ तो शुरुआत होने जा रही है 13 तारीख से, ठीक है, लेकिन इसकी शुरुआत आज से ही हो रही है। और ये जो एफएम चैनल है इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी दी गई है वो 103.5 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है। मतलब अगर आपको कुंभवाणी एफएम चैनल सुनना होगा तो आपको इस फ्रीक्वेंसी पर जाना होगा। ओके, जैसे कि बिग एफएम की अलग है और रेडियो मिर्ची की अलग है, उसी तरीके से ये फ्रीक्वेंसी है। और कुंभवाणी पहली बार नहीं लॉन्च करी गई है, साल 2013 में पहली बार इसको लॉन्च किया गया था। उसके बाद से हर बार ये एफएम चैनल लॉन्च किया जाता है। तो इस बार क्योंकि हो रहा है तो फिर से आयोजित किया जा रहा है। और ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में अभी तक 75 जिले हुआ करते थे, लेकिन टेम्परेरी बेसिस पर एक नया जिला बना दिया गया है ताकि महाकुंभ का समापन अच्छे से हो सके। और इस नए जिले का नाम क्या है? महाकुंभ मेला इस नए जिले का नाम है। तो इस टाइम पर टेम्परेरी बेसिस पर उत्तर प्रदेश में 76 डिस्ट्रिक्ट है। जैसे ही महाकुंभ का समापन हो जाएगा, ये जो डिस्ट्रिक्ट होगा इसकी वैलिडिटी भी खत्म हो जाएगी। ये कौन से राज्य की पुलिस है जिसके द्वारा एक क्यूआर कोड बेस्ड फीडबैक सिस्टम लॉन्च किया गया है जनता के लिए? तो यह है तेलंगाना पुलिस। अब देखिए, तेलंगाना पुलिस ने क्या किया है, यहाँ के जितने भी पुलिस स्टेशन होंगे उनके बाहर एक क्यूआर कोड लगा रहेगा। आपको किसी भी तरीके का फीडबैक देना है तो आप यहाँ पे जाके दे सकते हैं। साथ में एफआईआर भी आप दर्ज करा सकते हैं, पिटीशन भी आप फाइल कर सकते हैं। और अगर आपका पासपोर्ट वेरिफिकेशन के बारे में भी जानना है तो एक यूनिक क्यूआर कोड के थ्रू एक पर्टिकुलर आपको एक यूनिक कोड मांगेगा आपका, और वहीं पर आपको दिखा देगा कि आपका पासपोर्ट वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है। ई चालान वगैरह जैसे कि आपके हो जाते हैं, गाड़ी का चालान वगैरह, तो उसके भी जो केसेस है या निपटारा है या उसके लिए कौन सी तारीख दी गई है जिसमें आप लोक अदालत में जाके पैसा जमा करके अपना चालान छुड़वा सकते हैं, ये सारी जानकारी इस क्यूआर कोड के ऊपर होगी। और तेलंगाना पुलिस ने इसको इसलिए लॉन्च किया हुआ है क्योंकि जनता और पुलिस के बीच में जो बैरियर है वो पूरे तरीके से ब्रिज के रूप में काम कर सके, ब्रिज में कन्वर्ट हो जाए। और इसका एक और भी बड़ा फायदा होगा, जैसे कि अभी तक क्या होता था कि कई बार कोई व्यक्ति पुलिस स्टेशन में जाता था रिपोर्ट दर्ज कराने, तो पुलिस वो रिपोर्ट दर्ज नहीं करती थी और ऊपर पुलिस दिखा देती थी कि नहीं, हमारे क्षेत्र में तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। ये जो क्यूआर कोड है ये एक पुलिस के जो सेंट्रल सर्वर है राज्य का, उससे डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। तो अगर आपने यहाँ पर जाके फीडबैक दे दिया तो वो सीधे सेंट्रल सर्वर पे जाएगा, और सेंट्रल सर्वर से जो सेंट्रल अथॉरिटीज़ होंगी वो डायरेक्टली रिपोर्ट करवाएंगी किसको? थाने की पुलिस को। तो पुलिस को अब जवाब देना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। और ये तो आई थिंक हर एक राज्य में हो जाना चाहिए। अब तेलंगाना में इस टाइम पर कांग्रेस की सरकार है और यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं ए रेवांत रेड्डी, और यहाँ के गवर्नर हैं जिष्णु देव वर्मा। ये कौन हैं जिन्होंने कनाडा के अगले प्रधानमंत्री बनने के लिए अपनी दावेदारी की घोषणा कर दी है? तो ये भारतीय मूल के हैं और इनका नाम है चंद्र आर्य। क्या नाम है? चंद्र आर्य। पूरा नाम है इनका चंद्रकांत आर्य। अब इनके बारे में समझ लीजिए, ये साल 2006 में जाकर कनाडा में बस गए थे और उसके बाद इन्होंने पॉलिटिक्स में अपना रुझान किया और देन आगे इनकी जर्नी स्टार्ट हुई। साल 2015 में ये वहाँ के फेडरल इलेक्शन लड़े और इलेक्शन जीत भी गए। तो 2015 में ये पहली बार कैनेडियन पार्लियामेंट में एमपी बने, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद 2019 के इलेक्शन में भी ये फिर से एमपी बने। और आपको याद होगा 4 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने रिज़ाइन कर दिया है और अगले प्रधानमंत्री के जो इलेक्शन है वो अगले 90 दिन के अंदर हो जाने चाहिए कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर। तो अगले 3 महीने में नया प्राइम मिनिस्टर आना चाहिए कनाडा में, जिसके लिए अब इलेक्शन की तैयारी चल रही है और चंद्र आर्य ने अपना नॉमिनेशन भर दिया है। साथ में इन्होंने दावा भी कर दिया है कि आने वाले जो पीएम के इलेक्शन है, फेडरल इलेक्शन है, इसमें इन्हीं की जीत होगी। 2025 में ये कनाडा के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और फिलहाल अभी ये न्यूज़ में भी चल रहे हैं एक और वजह से, इन्होंने जो स्पीच दी है वहाँ की पार्लियामेंट में, तो उसमें इंग्लिश में इनका जो था ये इंडियन एक्सेंट था, जिसकी वजह से इनको काफ़ी ट्रोल भी कर दिया गया। ट्रोलर्स का कहना है कि आप कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बनने का दावा कर रहे हैं लेकिन आपका एक्सेंट आज भी इंडियन है।
तो फिलहाल देखते हैं, पॉलिटिक्स में तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन अगले 1 से 1.5 महीने में कनाडा के अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे ये आपको पता लग जाएगा। ये कौन सा देश है जिसके द्वारा पहली बार हिंदी सर्टिफिकेट कोर्स लॉन्च किया गया है? तो ये हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका। श्रीलंकन गवर्नमेंट ये जानती है कि इनकी जो अर्थव्यवस्था है ये काफ़ी हद तक भारत के ऊपर निर्भर करती है, और इसी वजह से जो हिंदी का गैप है उसे फिल करने के लिए श्रीलंकन गवर्नमेंट के द्वारा हिंदी सर्टिफिकेट कोर्स चलाया गया है। और इस कोर्स के अंतर्गत जो श्रीलंकन लोग हैं, जो श्रीलंकन बच्चे हैं, वो खुद को एनरोल कर सकते हैं, और प्रॉपर एक करिकुलम है, सिलेबस है, और उस सिलेबस को पढ़ने के बाद उनका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम को क्वालिफाई अगर करते हैं तो श्रीलंकन गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसके बाद बहुत सारे ऐसे चांसेस हो जाते हैं कि जो श्रीलंकन लोग हैं वो भारत में आकर भी नौकरी वगैरह कर सकते हैं। और ये जो मीटिंग थी ये एक तरीके का कवि सम्मेलन की तरह आयोजित करी गई थी श्रीलंका में। इसमें भारत और श्रीलंका दोनों को मिलाकर, साथ में नेपाल के भी लोग थे, तो करीब 400 से ज़्यादा स्कॉलर्स ने यहाँ पर हिस्सा लिया, और टीचर्स भी थे हिंदी के यहाँ पर। नवंबर 2024 में भारत की आईआईपी ग्रोथ कितनी थी? यहाँ पर आईआईपी का मतलब क्या है? तो इसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो भारत में जितना भी औद्योगिक क्षेत्र है उसकी वृद्धि दर कितनी रही? तो ये रिपोर्ट बताती है कि ये रही 5.2% नवंबर के महीने में। और ये जो डेटा है ये भारत सरकार के ही द्वारा जारी किया जाता है। इस डेटा में ये भी बताया गया है कि जो मैक्सिमम यहाँ पर ग्रोथ रही है वो प्राइवेट सेक्टर की वजह से रही है। यूनाइटेड नेशंस तो आप लोग जानते ही हैं, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2025 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ कितनी रहेगी इसका प्रेडिक्शन दे दिया गया है। तो यूएन ने इस बार प्रेडिक्शन दिया है कि 2025 में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ 6.6 रहने की उम्मीद है पूरी। और पिछले साल 2024 में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ 6.8% रही है। और यूएन की रिपोर्ट 2025 के बाद 2026 के लिए भी प्रिडिक्ट कर चुकी है। इनका कहना है कि 2026 में भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो फिर से 6.8% तक होने के पूरे चांसेस हैं। तो इस बार की जो ग्रोथ है वो 0.2% धीमी हो सकती है, लेकिन 2026 में फिर से मार्केट ठीक होने की पूरी उम्मीद है। यूनाइटेड नेशंस ने पूरे साउथ एशिया की भी इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रेडिक्शन दिया है 2025 के लिए। 2025 में पूरे साउथ एशिया रीजन को अगर मिला लें तो 5.7% रहने की उम्मीद है, जिसमें बेसिकली श्रीलंका, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, इन सभी देशों को मिलाकर रिपोर्ट बनाई गई है। यूएन की स्थापना 1945 में करी गई थी। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, और इसके प्रेसिडेंट हैं एंटोनियो गुतरेस। इस इनिशिएटिव का नाम क्या है, जिसको हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इनोवेशन हब के द्वारा और साथ में IIMA वेंचर्स, इन दोनों के द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया है? ये जो इनिशिएटिव है ये ऐसी महिलाएं जो कि भारत में फिनेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना स्टार्टअप चला रही हैं उनको प्रमोट करने में मदद करेगा। मतलब ऐसी महिलाएं जो कि फिनटेक कंपनी चला रही हैं और पूरे तरीके से इन महिलाओं के ही आधार पर कंपनी चल रही है। तो ऐसी महिलाओं को प्रमोट करने के लिए इसका नाम है 100 नारी टेक स्प्रिंट 3.0 कैंपेन। इस इनिशिएटिव के अंतर्गत इन सभी महिलाओं को मेंटोरशिप के अंतर्गत लाया जाएगा। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से इनको फाइनेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी, और जो साथ में IIMA वेंचर्स है इनके द्वारा बिजनेस कैसे किया जाए सही तरीके से, इसकी मेंटोरशिप इनको दी जाएगी। तो ओवरऑल इन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि ये भारत में अपने स्टार्टअप्स, छोटे और लघु उद्योगों को बड़ा कैसे कर सकें। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से आप मेरा GSGK का फाउंडेशन बैच परचेज कर सकते हैं। 2025 में आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, मैं आपसे दावा ही नहीं वादा भी करता हूं कि जुबिलेंट जनवरी के अंतर्गत सेफ 30 कोड लगाकर आप मेरा GS का बैच जैसे ही परचेज करते हैं, इसके बाद आपका GS का पूरा सिलेबस इसके अंतर्गत कवर हो जाता है। मेरा वादा यह है आपसे कि आप GS में बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बना ले जाएंगे 70% से ज़्यादा इस बैच की मदद से। पिछले कई वर्षों में हज़ारों सिलेक्शन हो चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिलेबस, क्योंकि इस बैच को स्पेशली मैंने डिज़ाइन किया हुआ है और इसमें सिर्फ क्रीम कंटेंट है, कुछ भी फालतू की बातें नहीं है, सिर्फ टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट है, जहां से आपका पूरा सिलेबस हर एक एग्जाम के लिए PCS तक के लिए कवर हो जाता है। चाहे आप इस बार SSC दे रहे हों, रेलवे दे रहे हों, रेलवे के तो इस साल 2 एग्जाम लगे हुए हैं, आपको पता ही है। NTPC पहले से ही लगा हुआ है, अब ग्रुप D भी होगा इस साल, साथ में CDS या किसी राज्य का पुलिस या फिर PCS आप एग्जाम दे रहे हो, हर एक एग्जाम के लिए मेरा कोर्स रेलेवेंट है।
बाकी आपको पता ही है रेलवे का स्पेशल बैच भी लॉन्च्ड है। सेफ 30 कोड लगाकर 30% का फ्लैट डिस्काउंट आप प्राप्त कर सकते हैं। बैच के डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एग्जाम इंजन ऐप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब मेरा आज का सवाल है आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं इंसान का जो मस्तिष्क होता है, मतलब जो हमारा ब्रेन है, उसमें कौन सा हिस्सा है जो कि हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने का काम करता है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।